चलिए फिजिक्स का आज पार्ट 6 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम फिजिक्स का पार्ट 5 बता चुके हैं। आज हम फिजिक्स का पार्ट 6 लेकर के आए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे पद हम दर्पण से संबंधित देख रहे थे और आज भी हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। गौण अक्ष कि गौण अक्ष क्या है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और तथा शेयर साथ साथ करते चलें। और हम पूरे फिजिक्स को हम बोल दिए थे शुरू में, लॉकडाउन जब से हो गया है कि पूरे फिजिक्स को हम वीडियो के माध्यम से या मैथ जो भी हो टोटल को हम पढ़ा देंगे। और बशर्ते इसको डेली यानी कि वीडियो को रेगुलर देखना है और कॉपी पर लिख करके उसको घर में अध्ययन करना है। तो वक्रता केंद्र दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को गौण अक्ष कहा जाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र और दर्पण के किसी बिंदु, इस पर के किसी बिंदु, बस ध्रुव को छोड़कर, सिर्फ ध्रुव को छोड़कर ये बिंदु और यहाँ के दर्पण का कोई भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? गौण अक्ष कहते हैं। यही है गौण अक्ष, ये है गौण अक्ष। तो गौण अक्ष समझ गए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के कोई भी, वक्रता केंद्र और दर्पण के कोई भी बिंदु को मिलाते हैं। ध्रुव को छोड़कर किसी भी बिंदु को मिला देते हैं तो ये कहलाती है गौण अक्ष, सेकेंडरी एक्सिस। चलिए समझ गए, लिखिए इसको। अब अवतल दर्पण का एक और नाम है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? आइए समझते हैं इसको कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा गया है। तो देखिए, अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया, ये प्रधान अक्ष, यहाँ पर F, यहाँ पे C, प्रधान अक्ष ये हो गया अवतल दर्पण। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका ध्रुव यहाँ पर P, कोई भी दर्पण अवतल रहे या उत्तल रहे, ध्रुव उसको दो भाग में बांट देता है। देखिए, एक भाग इधर नीचे वाला भाग और दूसरा भाग ये ऊपर वाला है, और दोनों भाग किधर है मुड़ा हुआ? प्रधान अक्ष की ओर। ये प्रधान अक्ष है, दोनों इस ओर मुड़ा हुआ, ऐसे दोनों इस ओर मुड़ा हुआ है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रधान अक्ष की ओर दोनों सिरा, दर्पण की दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है। और जब इस पर प्रकाश की किरणें आती है प्रधान अक्ष के समांतर, जब भी प्रकाश की किरणें इस पर आती है, जितना भी प्रकाश की किरण इस पर आती है प्रधान अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद यहाँ से जाते हैं, मुख्य फोकस से होते हुए गुजर जाती है, सब यहीं से गुजरती है। आगे बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पर जाकर जमा हो रही है, यहाँ पर जाकर सब क्या हो रहे हैं? जमा हो रही है, यहाँ पर जाकर जमा हो रही है। तो ये क्या करती है? प्रकाश जब आती है इस पर
तो ये मुड़ा होने के कारण क्या करती है, ये मुड़ा होने के कारण अवतल दर्पण ये है, ऐसे ये हो गया हमारा ये प्रधान अक्ष, ये मुड़ा हुआ है, तो इससे जो प्रकाश जाता है टकरा करके इधरे मोड़ देती है, एक बिंदु पर मोड़ देती है, यानी जमा कर देती है, एक बिंदु पर क्या करती है, ये मुड़ा हुआ है, इसके कारण से प्रकाश को पूरा के पूरा मोड़ रही है, यहाँ से जा रहा है फिर मोड़ देती है, फिर जा रहा है फिर मोड़ देती है, इसी बिंदु पर मोड़ देती है। ऐसे कहिए कि एक बिंदु पर जमा करती है, जमा करना ही अभिसरित कहलाता है, अभिसरी, जमा करना ही अभिसरी कहलाता है, एक बिंदु पर जमा होना अभिसारी कहलाता है। तो ये जमा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। अगर ये मुड़ा हुआ नहीं रहता है प्रधान अक्ष की ओर तो इस बिंदु पर जमा नहीं होता, फैल जाता, वो बाहर चल जाता, प्रकाश को एकदम एक जमा कर रही है, इसीलिए इसको जमा करना ही अभिसारी कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान, दोनों सिरा प्रधान अक्ष के ओर मुड़ा हुआ है। जब प्रकाश की समांतर, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है या अभिसरित होती है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। समझ गए बच्चों कि इसका मुख्य कारण है कि अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ, और ये भी जो है दो सिरा इसलिए कि दर्पण को पी जो है ध्रुव जो है दो भाग में बांट देती है, एक भाग ये, आधा भाग इधर, आधा भाग इधर, आधा भाग इधर, दोनों दर्पण के मेन एक्सिस की ओर ये मुड़ा हुआ है। इसके कारण से जितना भी प्रकाश की किरण मुड़ जाता है। जैसे यहाँ से प्रकाश अगर जाएगा तो मोड़वे करेगा, टकरा करके तो मुड़ेगा ही, अगर ऐसे रहता फिर तो यहाँ से प्रकाश उधर भाग जाता, इधर भाग जाता, इधर भाग जाता, ये मुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या होता है, एक जगह जमा होता है। चलिए लिखिए इसको। अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? आइए उत्तल दर्पण समझिए। यहां पर हो गया
F, यहाँ हो गया C। यहाँ पर प्रकाश की किरण, यहाँ पर ध्रुव हो गया, ये ध्रुव P हो गया। यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण समांतर आएगा, जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन होगा। इस तरह से परावर्तन होगा कि लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा था, ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा था, मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा था। इस तरह से यानी कि परावर्तन इसका होगा कि लगेगा मुख्य फोकस से होकर ही आ रहा था। ये हो गया। क्या हो रहा है, प्रकाश इसमें फैल रहा है। प्रकाश आया यहाँ पर से, परावर्तन के बाद फैल जाएगा, आया परावर्तन के बाद फैल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, P जो है दर्पण का ध्रुव P, ये मध्य बिंदु कहलाता है दर्पण का। इसका दो भाग, आधा भाग इधर, आधा भाग इधर। इसमें क्या है, प्रधान अक्ष के विपरीत है। ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा हुआ है, इधर इधर। उसमें क्या था, इस टाइप से मुड़ा हुआ था, दोनों इस टाइप से। इसमें क्या है, उल्टा मुड़ा हुआ है, प्रधान अक्ष के उल्टा मुड़ा हुआ है, विपरीत मुड़ा हुआ है, जिसके कारण से क्या था, जब प्रकाश इस पर आता है तो फैल जाता है, छाक के भाग जाता है, आया छाक के भाग गया, यानी कि एक जगह जमा नहीं होगा। जैसे प्रकाश इस तरह से जा रहा था, यहाँ पर टॉर्च मार रहे थे तो प्रकाश क्या इसमें टकरा करके फिर इधरे लौट रहा था। लेकिन ये ऐसे रहेगा तो फिर प्रकाश इस पर मारेंगे तो नहीं भाग जाएगा, छाक जाएगा। तो इसे ही कहते हैं अपसरित, मतलब फैलना, फैल जाना को ही अपसारी कहते हैं। फैलना मतलब अपसारी और जमा होना मतलब अभिसारी। इसीलिए जब इसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जब फैल जाता है तो उसको कहते हैं अपसारी। चलिए लिखिए इसका आंसर कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा हुआ है, विपरीत मुड़ा हुआ है। जब प्रकाश की किरणें, दर्पण पर प्रधान अक्ष के समांतर, आपतित होती है तो परावर्तन के बाद, आपतित होती है तो परावर्तन के बाद यह इस प्रकार फैलती हुई मालूम पड़ती है कि मुख्य फोकस से होकर आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण को
अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए लिखिए इसको, पूरा अच्छा समझ में आ गया, इसमें फैलना इसीलिए कहलाएगा अपसारी। अब आते हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे होती है या एफ बराबर आर बटे 2। ये सिद्ध करना है, एफ बराबर आर बटे 2 लाना है। तो समझिएगा इसको बढ़िया से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि पहले पूछता था कि सिद्ध करे, लेकिन अब तो उतना साइंस में लॉन्ग नहीं पूछ रहा है। दर्पण सूत्र को सिद्ध करे या तो दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बटे 2। लेकिन चलिए जानकारी के ख्याल से बता देते हैं कि एफ बराबर होता है आर बाय 2, जहां एफ फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये कहलाएगा ध्रुव, ये कहलाएगा एफ, ये कहलाएगा सी, ये हो गया सी। तो यहाँ से हम कोई किरण लेते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण हम ए यहाँ पर बी पर आया, एम डैश, एम डैश मतलब नीचे, ये ऊपर में इसलिए एम डैश ले लिए, नीचे लम एम डैश कर दिए। एम डैश एक अवतल दर्पण है और इस पर एक किरण ले लिए। तो आगे बताएंगे, बस इसके बाद बताएंगे किरण आरेख के नियम। जब भी कोई भी प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर जब इसके समांतर आएगा, इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो परावर्तन के बाद यहाँ पर टकराएगा, टकराने के बाद मुड़ेगा, उसी को तो कहते हैं परावर्तन। परावर्तन के बाद इसी बिंदु से होकर गुजरेगा, ये बिंदु, इसको कहते हैं मुख्य फोकस। इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ये हो गया मुख्य फोकस एफ, यहीं से ये गुजरेगा। और ये अगर इसको वक्रता केंद्र और बिंदु को मिलाएंगे तो गौण अक्ष का काम करेगा। गौण अक्ष यहाँ मिला दिए, गौण अक्ष ये हो गया एक तरह से लंब, नॉर्मल का भी काम कर रहा है। यहाँ पर ये कोण को कहेंगे आई, आपतन कोण। इस कोण को कहेंगे आर, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब यहाँ पर देखिए, ये पी बिंदु हो गया, एम डैश हो गया, ये सी हो गया। चलिए अब इसमें हमको सिद्ध करना है, ये दूरी कहलाती है छोटी एफ और ये दूरी कहलाती है कैपिटल आर। यहाँ ले गौर से समझिएगा, ये फोकस दूरी को स्मॉल एफ, यहाँ से यहाँ हो गया आर, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ, पी तथा सी के बीच की दूरी को आर, पी तथा एफ के बीच की दूरी को एफ कहते हैं। अब हमको सिद्ध यही करना है कि एफ का ये दुगना है आर, यानी कि एफ बराबर ये जो है पूरा दूरी का आधा है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें हम मान लेते हैं कि क्या क्या लिए हैं। माना कि
माना कि कोई किरण है, mm डैश एक अवतल दर्पण है। सत्यापन, सत्यापन, माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य फोकस F, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा O AB किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह BF या बिंदु F से गुजरती है। चलिए, बिंदु F से परावर्तन के बाद F से गुजर जाती है। तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। चलिए, जहाँ F फोकस दूरी, R वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर हो गया AB किरण, ये है AB किरण आ रहा इसके समांतर, तो CP समांतर AB है। AB और CP समांतर है। ये तिर्यक रेखा काम कर रहा है, काट रहा है उसको। BC उसको क्या कर रही, काट रहे। देखिए यहाँ समझिए इसको, ये काट रहे। ये है AB, ये है CP। तो एकांतर कोण से ये कोण बराबर ये कोण नहीं हो जाएगा, एकांतर कोण से। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB पैरेलल CP और CB उसे काटती है, CB उसे काटती है, इसलिए एंगल ABC ये एंगल देखिए, ये और ये समांतर है, ये काट रही है। तो ये एंगल, ये और ये यहाँ जो बनेगा एकांतर कहलाएगा। आई और ये वाला एकांतर कोण कहलाएगा। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं, एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ABC बराबर कोण FCB, ये हो गया समीकरण 1, एकांतर कोण से, ये हो गया एकांतर कोण से। चलिए, उसके बाद अब आइए परावर्तन के नियम से एंगल ABC, ये I बराबर कोण R, परावर्तन के नियम से। तो एंगल ABC बराबर एंगल हमारा हो जाएगा एंगल CBF। समीकरण 2 मान लेते हैं। ये परावर्तन के नियम से, अब आइए यहाँ भी ABC है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से यहाँ हो जाएगा, 1 और 2 से कोण FCB
बराबर कोण CBF, इसको मान लेते हैं 3। तो ये हो गया बराबर, इसको 3 मान लिए। अब इसको मिटा देते हैं, पहले यहाँ पर फिगर रहने देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, जो लिखे हैं इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कोण बराबर ये कोण परावर्तन से, ये कोण एकांतर कोण से। इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों कोण भी बराबर हो गया। देखिए ना, FCB ये कोण और CBF ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गया। अब त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज BCF में अगर समान कोण है, दो कोण समान है, तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज ABC में समान कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है। जब समान कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि CF बराबर BF। इसको मान लीजिए 4। समझिए बात को, इसके सामने ये भुजा पड़ रही थी और इसके सामने ये भुजा पड़ रही थी, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब एक तरह से सोचिए, यहाँ पर अगर हमारा द्वारक, अगर ये द्वारक B हमारा बिंदु यहाँ रहता, यहाँ समझिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। अगर दर्पण की द्वारक बहुत कम होता, मतलब ये चौड़ाई बहुत कम होता, यहाँ पर ये इस तरह से रहता, अभी यहाँ पर है, धीरे धीरे यहाँ रहता, धीरे धीरे और यहाँ रहता, ये B है, B यहाँ रहता, P के एकदम करीब रहता, तो PF और ये BF दोनों क्या हो जाता, बराबर हो जाता। ये वाला जियो इधर आएगा, जियो यहाँ आ जा, या अगर देखो यहाँ अगर रहता तो यहाँ B हो जाता, तब भी यानी कि इस ऐसा बनता केस। यहाँ से अगर ऐसे यहाँ लगभग यहाँ रहता तो भी रहता, तो B यहाँ अगर रहता तो क्या हो जाता, ये दोनों बहुत B एकदम P के अगर करीब होता तो PF और BF दोनों बराबर हो जाता, दोनों क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो लेकिन इतना छोटा करके फिगर बना करके समझाना संभव नहीं, इसलिए हम द्वारक चौड़ा लिए हैं और उसके बाद समझा रहे हैं। लेकिन अगर द्वारक बहुत कम होता, दर्पण की द्वारक बहुत कम होती, अर्थात दर्पण की चौड़ाई बहुत कम होती और BP के करीब होती, तो BF बराबर PF होता, तो BF बराबर PF होता। यहाँ पर लिखेंगे, यदि बिंदु B P के बहुत नज़दीक, P के बहुत नज़दीक होती, तो हमारा ये वाला और ये वाला बराबर हो जाता। अगर बहुत नज़दीक होता तो दोनों क्या होता, बराबर हो जाता। तो BF बराबर CF, BF बराबर BF बराबर PF, दोनों बराबर रहता है। इक्वेशन इसको मान लेंगे 5, इक्वेशन क्या मान लिए 5। जबकि हम निकाल चुके हैं 4 में BF का रहा CF के बराबर है, यहाँ BF का रहा PF के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से क्या लिखेंगे भाई, CF बराबर PF लिखेंगे। देखो, क्योंकि BF इसमें भी है, BF का रहा CF के बराबर है, इसमें BF का रहा PF के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए PF बराबर CF, इसको इक्वेशन मान लेंगे 6। छठा इक्वेशन, चलिए ये दोनों बराबर हो गया, ये CF और PF बराबर हो गया। देखिए गौर से देखिए जो क्या कह रहे हैं, समझिए बात को। CF हो गया PF के बराबर, इसका मतलब है कि F जो हो गया C तथा F के मध्य बिंदु हो गई,
जैसे ये दूरी दोनों बराबर है, ये 4 मीटर ये 4 मीटर, उसके बीच में है इसका मतलब, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है तो जब बीच में है तो ये मध्य बिंदु हो गया। अब हम आते हैं पूरा सीपी को कैसे लिखेंगे। सीपी ले सीपी, चूंकि सीपी बराबर हो जाएगा सीपी, यहां से हाँ सीपी बराबर हो जाएगा सीएफ प्लस पीएफ, सीएफ प्लस पीएफ। और सीपी बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं सीपी बराबर सीएफ और पीएफ दोनों बराबर है। देखिए सीएफ के जगह पे, सीएफ के जगह पर हम पीएफ लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, सीएफ प्लस पीएफ। तो यहाँ से हो गया सीएफ, चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि सीएफ बराबर है पीएफ, यानी कि सीएफ के जगह पर हम पीएफ लिखें। यहाँ समीकरण 6 से, समीकरण 6 से, तो यहाँ से हो जाएगा सीपी बराबर पीएफ पीएफ 2pf। अब देखिए सीपी को आर से सूचित करेंगे, क्योंकि सीपी ये दूरी, समझिए बात को समझिए, सीपी ये दूरी सीपी यहाँ है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, आर बराबर 2 इंटू एफ पीएफ, पीएफ देखिए पीएफ ये दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ। तो यहाँ से हो गया आर बराबर 2f, अर्थात 2f बराबर r, तो f बराबर हो गया r/2। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। चलिए हो गया सिद्ध यहाँ से ये वाला f बराबर r/2 अवतल दर्पण में सिद्ध हो गया। चलिए लिखिए उसके बाद हम देखेंगे उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि f बराबर r/2 होता है। उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ये सिद्ध करना है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या f बराबर r/2, ये सिद्ध करना है। एक उत्तल दर्पण ले लिए, एक उत्तल दर्पण ले लिए। अब हम ये हो गया ध्रुव, ये हो गया F, ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया F। अब इसके समांतर कोई किरण आती है, इसके समांतर कोई किरण आती है प्रधान अक्ष के समांतर। तो परावर्तन के बाद बताए थे उत्तल दर्पण में क्या था, फैल जाता है। तो इस तरह से फैलेगा कि लगेगा इस बिंदु से जा रहा था, इस बिंदु से जा रहा था F से, इस तरह से फैलेगा कि लगेगा F से जा रहा था। ये हो गया, इधर रिटर्न कर जाएगा। ये मान लेते हैं कि A यहाँ पर है, B यहाँ से गया, और ये C यहाँ है, तो यहाँ D रख लेते हैं, इसको D। और एक जो यहाँ से मिलाएगा तो गौण अक्ष कहलाएगा। ये हो जाएगा, या नॉर्मल इसको गौण अक्ष। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर
सिद्ध करना है, ये हो जाएगा, कहलाएगा आपतन कोण, ये कहलाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण हमको सिद्ध करना है, ये होगा फोकस दूरी, इसी को कहते हैं एफ, स्मॉल एफ, इस लेंथ को स्मॉल एफ, इस लेंथ को आर, इस लेंथ को आर, इस लेंथ को स्मॉल एफ। चलिए इसी में सिद्ध करना है, एफ बराबर r/2। यहाँ पर लिख लेते हैं इसी तरह से, माना कि mm डैश एक क्या है, उत्तल दर्पण है, mm डैश एक उत्तल दर्पण है। गौर कीजिए, इसको बढ़िया से यानी कि समझिए। अब माना कि सत्यापन इसका देखिए, माना कि mm डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें माना कि mm डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें AB, जिसमें या तो ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F तथा AB किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। AB किरण क्या होती है, दर्पण पर आपतित होती है। तो परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। चलो, गुजरती हुई मालूम पड़ रहा है, ये हो गया। तो सिद्ध करना F बराबर r/2। चलिए इसमें लिखते हैं अब, चूंकि समझिए इसको, ये AB और ये है PC, ये है PC, ये है PC, ये है AB, और ये BC उसको काट रही है। BC क्या कर रही है, इसे काट रही है, BC इसे काट रही है, ये देखिए BC। तो ये कोण I, ये कोण I और ये संगत कोण हो जाएगा, ये कोण और ये कोण संगत हो जाएगा। गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये हो गया ये रेखा, ये हो गया ये रेखा, ये काटने वाला BC है, ये BC, ये जिसको NC भी कह सकते हैं, बढ़ा हुआ है यहाँ ले, NC क्या है, NC, उसको काट रही है। तो ये दोनों कोण बराबर होता है, ये दोनों कोण कहलाता है संगत कोण। कैसा कोण, संगत कोण, एक जैसा, दोनों रेखा के ऊपर बना हुआ है, तो संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल। जब दो समांतर रेखा, चूंकि ये दोनों समांतर है, पहले लिख दिया समांतर आ रहा, प्रधान अक्ष के समांतर किरण आ रहा, जब भी प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगा तो मुख्य फोकस से वो उत्तल दर्पण में लगेगा कि गुजर रहा है। तो ये दोनों जब समांतर है तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा NC। जब तिर्यक रेखा का काम करेगा तो जो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए ये है I, यहाँ पर कोण हमारा I है, ये कोण है C, तो ये कोण बराबर ये कोण हो गया। समझ गए। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि AB पैरेलल PC, AB पैरेलल PC, NC उसे काटती है, NC उसे काटती है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ABN बराबर एंगल FCB।
समीकरण एक, एक संगत कोण से, संगत कोण युग्म से, संगत कोण युग्म से ये कोण बराबर हो गया ये कोण के, ये दोनों कोण बराबर हो गया। अब देखिए परावर्तन के नियम से जानते हैं ये दोनों कोण बराबर है, परावर्तन कोण से जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर है। हमारा यहाँ पर लिखेंगे एंगल ABN बराबर हो जाएगा एंगल NBD या DBN। समीकरण 2 परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, चलिए परावर्तन के नियम से ये दोनों भी क्या हो गया, बराबर हो गया। जानते परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ये दोनों बराबर हो गया। आइए थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं, इसमें गौर करते हैं। ये गौर कीजिए, हमारा DF, ये है DF, ये DF है, और ये है NC, ये है NC, ये है NC। गौर कीजिएगा, ये है DF, इसी रेखा पर सामने DF। तो देखिए ये है D, ये है D, ये देखिए D और ये NC एक दूसरे को कट कर रहा है, तो कोण R बराबर ये कोण हो जाएगा सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण से, ये है कोण R, ये कोण R है। देखो D और N, D और N के बीच कोण R है, तो ये R हो जाएगा इसके इधर सम्मुख कोण से, ये बराबर है। क्योंकि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण R बराबर हो गया कोण FBC। चलिए समझ लिया, इसी को हम समझाना चाह रहे थे। तो एंगल हमारा लिख सकते हैं एंगल DBN या FBC बराबर एंगल DBN। समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। आइए इधर देख, इसको मिटाना पड़ेगा हमको कुछ। जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो यहाँ कह रहा है 2 और 3, देखिए कोण DBN बराबर DBN दोनों है, RHS बराबर तो LHS बराबर ना हो जाएगा। तो 2 और 3 से लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से क्या हो रहा है, कोण ABN, एंगल ABN इक्वल टू एंगल FBC इक्वेशन इसको मान लेते हैं 4। ABN ये कोण बराबर हो गया FBC ये कोण, DBN बराबर हो जाएगा FBC। यहाँ ये हो गया बराबर, ये इसके बराबर हो गया। अब ये कह रहा इसके बराबर हो गया, जबकि ये था इसके बराबर संगत कोण से, ये दोनों पहले से बराबर था, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो गया। यहाँ देखिए एंगल FCB ये कोण और I बराबर था ABN का, यहाँ ला दिए ABN इसके बराबर हो गया। तो 4 और 1 और 4 से अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4। 1 और 4 को गौर से देखिए, ABN इधर भी है, ABN इधर भी है, तो FBC बराबर FCB हो गया। इसलिए एंगल FBC बराबर एंगल FBC कौन एंगल, FBC ये एंगल है, ये FCB एंगल, यानी कि त्रिभुज BCF में 2 गो कोण बराबर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज BCF में समान कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है,
होती है। तो इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया हमारा यहाँ पर ये भुजा, इसके सामने वाली भुजा FC और इसके सामने वाली भुजा BF, अर्थात BF बराबर हो गया CF। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 हो गया। तो समझिए इसको, यहाँ पर दो भुजा बराबर हो गया ये दोनों। अगर हमारा उसी के जैसा ये B रहता P के बहुत नज़दीक तो यहाँ पर P आ जाता, यहाँ पर आ जाता P, इस तरह से हो जाता। तो ये BF और PF दोनों बराबर हो जाता। BF अगर B P के बहुत नज़दीक होता तो BF बराबर PF होता। बस यहाँ पर उसी तरह से लिख देना, यदि B P के बहुत नज़दीक होता तब BF बराबर PF, तब क्या हो जाता, B यहाँ आ जाता, इसके करीब एकदम यहाँ आ जाता, B यहाँ आ जाता, तो ये और ये दोनों लगभग बराबर हो जाता। तो BF बराबर PF हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, BF बराबर PF। इसको मान लेंगे इक्वेशन 6। अब आइए, यहाँ पर कह रहा था कि ये है इसके बराबर, BF बराबर हो गया अभी PF, अब BF जो था CF के बराबर। तो देखिए BF CF के बराबर है, BF PF के बराबर है, इसका मतलब LHS दोनों का LHS क्या है, समान है, तो RHS भी समान हो जाएगा। तो समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से हमारा हो गया PF बराबर CF, PF बराबर CF, दोनों बराबर हो गया। अब चूंकि आइए, अब चूंकि देखिए CP को, CP यहाँ से यहाँ ये दूरी CP को कैसे लिखेंगे, CP को लिखेंगे PF प्लस FC, CP को लिखेंगे PF प्लस CF। और अभी बताए थे CP बराबर अब PF प्लस CF के जगह पर हम CF के जगह पर PF लिख सकते हैं, PF। समीकरण 7 से, समीकरण 7 से यहाँ से हो गया। अब देखिए CP बराबर 2PF और CP को R, देखिए CP यहाँ से यहाँ, CP ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। R बराबर 2 इंटू PF, PF समझिए ये PF हो गया, PF ये यहाँ से स्मॉल दूरी, P तथा F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, P तथा F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हो गया PF यानी कि 2F हो गया, अर्थात 2F बराबर हो गया R, तो F बराबर हो जाएगा R/2। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। लिखिए इसको, अब आता है गोलीय दर्पण में किरण आरेख। गोलीय दर्पण में क्या है, किरण आरेख है भाई, कि गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 3 नियम है। चलिए हेडिंग दीजिए, गोलीय दर्पण में किरण के 3, किरण आरेख के, किरण आरेख के, गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 3 नियम होते हैं। गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 3 नियम होते हैं। आइए कौन कौन नियम है। आरेख मतलब खींचना, किरण को खींचना, दर्शाना, किरण को दर्शाना कि 3 तरह से कैसे यानी कि किरण को खींचते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं पहला
प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगा, प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगा दर्पण पे, ये पहला प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद समांतर अक्ष, समांतर अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम, प्रधान अक्ष के जब भी समांतर आएगा किरण तो जब परावर्तित हो जाएगा वहां से, ये हो गया देखिए अवतल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया P, यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया C। अभी सिद्ध कर दिए थे कि PF जो है CP का आधा है, फोकस दूरी F आधा, मतलब ये दोनों का ये मिड पॉइंट होता है, बीच वाली बिंदु होता है। अगर इसके समांतर कोई भी किरण आएगा, पहला नियम यही कह रहा है, कुछ देर पहले बताए थे, किरण आरेख बताएंगे कि कोई भी किरण जब समांतर आती है प्रधान अक्ष के तो परावर्तित होने के बाद ये हमेशा F से होकर जाएगी, यहाँ से F से होकर गुजरेगी, यही पहला नियम है इसका। इस नियम को याद रखिएगा, जब भी समांतर आएगी प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आपतित होता है दर्पण पर तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से ही गुजरेगा। बात याद रखिएगा, गांठ बांध करके, हमेशा काम देगा ये। उत्तल दर्पण में देखिए, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। इसके समांतर मान लीजिए कोई किरण आ रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आया दर्पण पर तो यहाँ से परावर्तित होते हुए मालूम पड़ेगा, परावर्तित होते हुए मालूम पड़ेगा कि ये मुख्य फोकस से जा रहे थे, यानी कि इसके समांतर जब आएगा तो मुख्य फोकस से वे गुजरेगा या गुजरती हुई मालूम पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा नियम इसका है, दूसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तब परावर्तन के बाद, तब परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी। चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौटती है। यहाँ पर ले लेते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ले लिए, ये हो गया, रजित एक तरफ कर दिए अवतल दर्पण में, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष P, यहाँ पर है F, यहाँ पर है ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C, 3 बिंदु। जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आएगा, वक्रता केंद्र से होकर अगर आएगा,
वक्रता केंद्र से होकर आएगा तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएगा, यानी कि सी से आएगा तो परावर्तित होने के बाद सी से ही लौट जाएगी, परावर्तित होने के बाद सी से ही लौट जाएगी। उत्तल दर्पण में देखिए, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अगर यहां से कोई किरण आ रहा है तो यहां से आया और यहीं से टकरा के लौट जाएगा सी तरफ, तो इधर इसका सी है, परावर्तक सतह के पीछे है, यानी कि सी से आता हुआ मालूम पड़ेगा तो गुजरता हुआ सी से ही मालूम पड़ेगा। इसका तीसरा पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौटती है। चलिए यहाँ पर देखिए कहा गया है, यहाँ पर कहा गया कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आएगी, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर अगर दर्पण पर आती है, मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आती है, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया पी। जब मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आएगी, मान लो कि यहाँ से आ गया, मुख्य फोकस से होकर आ रहा है दर्पण पर कहाँ से आ रहा है, मुख्य फोकस से होकर आ रहा है, तो यहाँ पर टकराएगा तो इसके समांतर लौटेगी, प्रधान अक्ष के समांतर लौटेगा। जब भी मुख्य फोकस से होकर कोई भी किरण आएगा, इधर से आए या इधर से जाए, इधर से जाता तो ऐसे समांतर लौटता, उधर से आ रहा है तो टकराने के बाद इसके समांतर लौटेगी, इसके समांतर प्रधान अक्ष के समांतर लौटेगी, ये याद रखना है। उत्तल दर्पण में भी समझ लीजिए, उत्तल दर्पण में भी समझ लीजिए, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। जब प्रकाश की किरण, यहां देखिए कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से होते हुए आ रही है, मुख्य फोकस से, तो यहां से क्या आएगा, टकरा करके इसके समांतर लौट जाएगी, इसके समांतर लौट जाएंगे। निके इस तरह से यहाँ से आ रहा था, लग रहा था कि मुख्य फोकस से होकर आ रहा है तो परावर्तित यहाँ पर से इधर हो जाएगा, इसके समांतर परावर्तित हो जाएगा। यहाँ था पी, इसके समांतर ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगा। यही 3 नियम है किरण आरेख में, ये तीनों नियम को याद रखेंगे। और अगला दिन हम बताएंगे पार्ट 7 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और इसको पूरा का पूरा कॉपी पर लिख करके घर में अध्ययन कीजिएगा गौर से, एक भी पॉइंट इसमें यानी कि नहीं छोड़ेंगे। पूरा फिजिक्स पढ़ाने के मूड में है, पूरा लॉकडाउन में, इसलिए मेरी बातों को केयर से सुनिए, ध्यान दीजिए बातों पर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ शेयर एवं लाइक कीजिए। थैंक यू।